प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है। 1857 की क्रांति से संबंधित चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेस पे क्लास आपको मिलती है। आर ओ 2020 साथ में किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करें तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो आज की जो टॉपिक है वो विद्रोह का आरंभ और विस्तार, यानी बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, चलिए अब इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिगिनिंग कहाँ से होती है? बिगिनिंग होती है आपके बैरकपुर छावनी में। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? इसके पहले, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इसके पहले क्या हुआ था कि जब से अंग्रेज़ यहाँ पे आधिपत्य में आए तभी से लेकर के छोटे छोटे लोगों में, रजवाड़ों में, अलग अलग जगह पे इनके प्रति कहीं ना कहीं वैमनस्य की स्थिति पैदा होती चली जा रही थी। हर आदमी इनसे नफरत करना शुरू कर दिया था, लेकिन विद्रोह करने की क्षमता किसी में नहीं थी। विद्रोह जब शुरू हो जाता है तो विद्रोह शुरू होने के बाद सब धीरे धीरे इनके साथ आते हैं, जिनके अलग अलग तथ्य थे। किसी ने इन्हें सैनिक विद्रोह कहा, तो किसी ने इन्हें जो है क्या कहा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहा, किसी ने पहला युद्ध कहा। तो पहले वीडियो में इन सभी सेगमेंट के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्रोह का आरंभ होता कैसे और इसका विस्तार कैसे होता है, कैसे पूरे देश में फैलता है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग को लेकर के जो चर्बी लगे कारतूस, जैसे कि जो इनकी इनफील्ड राइफल आती थी उसमें क्या होता था कि चर्बी लगी होती थी और उसे दांत से निकाल करके उस चर्बी को, मतलब कारतूस को दांत से निकालना होता था, जो कैप होता था, और उसके बाद उसको भरना होता था, फिर उसको फोड़ा जाता था कारतूस को। ठीक है, तो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को लेकर सैनिकों में अशांति उत्पन्न हो गई थी। क्यों अशांति उत्पन्न हुई थी? क्योंकि इनसे बता दिया गया था, किसी ने बता दिया था कि जो चर्बी है वो गाय और सूअर के मांस से बनाया जा रहा है। तो गाय के मांस के कारण हिंदू जो थे वो, उनको लगता था कि उनकी आस्था पे घात किया जा रहा है, और जो मुस्लिम थे वो, उनको लगता था कि उनकी आस्था पे घात किया जा रहा है। जो ईसाई हैं वो हमें धीरे धीरे हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक अंदर से वैमनस्य की लड़ाई चल रही थी। 23 जनवरी की घटना है। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिक ने कारतूस के प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। दमदम दमदम के सैनिक, दमदम कहाँ है? कलकत्ता में है। तो दमदम के जो सैनिक थे, सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग में लाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर, जो कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित था, कि 19वीं एन आई के कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। ठीक, अगर आपसे पहला पूछा जाए कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ के सैनिकों ने किया था, तो आप कहेंगे दमदम के सैनिकों ने। कब किया था? 23 जनवरी 1857 को इन्होंने कहा कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, 19वीं एन आई के कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो मुर्शिदाबाद के समीप में थी, ये प्रश्न पूछा गया। जहाँ जहाँ पे स्टार लगे हैं वो प्रश्न पूछे गए। ठीक है, मुर्शिदाबाद के समीप में थी, कौन सी छावनी थी? बैरकपुर छावनी थी। और तारीख कौन है? 29 मार्च 1857 को 34वीं, कौन सी बटालियन है? 34वीं रेजिमेंट है, एन.आई रेजिमेंट है, के सैनिक मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति हैं। मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने साथियों से इसके विरोध में विद्रोह का आह्वान किया, तथा अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट हुर्सन को उन्होंने क्या किया? सार्जेंट हुर्सन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। ठीक, अब ये इन्होंने अपने अधिकारी पर ही गोली चला दी। किसने? मंगल पांडे ने। और ये घटना होती कब? 29 मार्च 1857 को। छावनी कौन सी है? बैरकपुर छावनी है। ये छावनी स्थित कहाँ है? मुर्शिदाबाद के समीप में स्थित है। प्रश्न पूछा गया आयोग में ही, तो आपसे ये पूछा गया था बैरकपुर की छावनी कहाँ पे था? आप कहेंगे मुर्शिदाबाद के समीप में है। 34वीं किस बटालियन के थे मंगल पांडे? तो आप कहेंगे 34वीं एन.आई रेजिमेंट के एक सैनिक थे। इन्होंने अपने जो था अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, सर्जेंट को, उसको गोली मार दी और लेफ्टिनेंट बाग को भी गोली मार दी। परंतु होर्सन बच गया। लेफ्टिनेंट बाग तो मर गए, लेकिन होर्सन क्या था? वो बच गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इस सज़ा में एक अपने जो कोर्ट मार्शल हो जाता है इनका, अपने अधिकारी के ऊपर गोली चलाने के कारण इनको फांसी दे दी जाती है। 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इनके मतलब फांसी देने के बाद क्या हुआ? 34वीं रेजिमेंट जो थी उसको
भंग कर दिया। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर, मंगल पांडे तब कहाँ के रहने वाले थे? गाजीपुर के रहने वाले थे, जो अब कहाँ पड़ता है? बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता। उस समय गाजीपुर में पड़ता था, अब वो अलग जिला बलिया में पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, तो उस जिले में पड़ता था, जिले के निवासी थे। ठीक। चर्बी वाले कारतूस के विरोध में विद्रोह की खबर शीघ्र ही मेरठ पहुंच गई। 24 अप्रैल 1857 के मेरठ में देसी घुड़ घुड़सवार सेना के 85 माफ़ करिएगा, घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे मेरठ में भी विद्रोह कर दिया गया, मना कर दिया गया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अतः उन्हें लंबी सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात सैनिकों ने खुला विरोध कर दिया और अपने सैनिक अधिकारियों पर गोली चलाई। शीघ्र ही विद्रोही दिल्ली की ओर कूच कर गए। कहाँ चल दिए? मेरठ से दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। कौन? विद्रोही लोग थे। मेरठ में तैनात अंग्रेज अधिकारी जनरल हेबिट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 2200 यूरोपीय सैनिक थे। ठीक है, यूरोप देश वाले सैनिक थे, और अधिकारी कौन है? हेबिट है। ठीक है, सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का प्रयत्न ही नहीं किया। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः, कौन है मुगल सम्राट? बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस दौरान अंग्रेज अधिकारी कर्नल रिपेल मारा गया। इस दौरान जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया वो कौन था? कर्नल रिपेल था, मारा गया। और लेफ्टिनेंट बिलोबी, जो दिल्ली शस्त्रागार का कार्यवाहक था, पराजित हुआ। कौन? दिल्ली शस्त्रागार का अधिकारी था, कौन था? लेफ्टिनेंट बिलोबी। ये पराजित हो जाता है तथा सेना की देसी पलटन विद्रोहियों से जा मिली। दिल्ली विजय का समाचार समूचे देश में आग की भांति फैल गया। सभी राजाओं व रजवाड़ों की सहायता के लिए पत्र लिखे गए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति जनरल वक्त खां अथवा खान बहादुर खां था। कौन था? कह रहा दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता जो था वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति, सेना प्रमुख था। जो सेना प्रमुख था उसका नाम क्या था? जनरल वक्त खां अथवा खान बहादुर खां के नाम से भी ये जाना जाता है। इसने बरेली में सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उन्हें दिल्ली ले आया था। लॉर्ड कैनिंग ने इस विद्रोह को दबाने के लिए शीघ्र ही चारों ओर से नाकाबंदी की योजना बनाई। पंजाब से सेना दिल्ली बुलाई गई और कश्मीर, पटियाला, नाभा और जींद के राजाओं की मदद ली गई। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना के विद्रोह से संघर्ष प्रारंभ किया और सर हेनरी बर्नार्ड तथा ब्रिगेडियर विल्सन की संयुक्त सेनाओं ने दिल्ली को घेर लिया। निकलसन ने कश्मीर गेट पर अधिकार कर नगर में प्रवेश किया। 6 दिनों के संघर्ष के बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पुनः अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। कह रहे हैं 6 दिन संघर्ष चला और उसके बाद क्या हुआ कि 20 सितंबर को दिल्ली कहाँ चली गई? फिर अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इस संघर्ष में जॉन निकलसन की मृत्यु हुई। दिल्ली में भयंकर नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तत्कालीन मुंबई के गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने लिखा कि दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद ब्रिटिश सेना के अपराधों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस समय जो नरसंहार हुआ उसकी भयंकरता नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक थी। हडसन ने बहादुर शाह के रिश्तेदार मिर्जा इलाही वक्फ की मदद से सम्राट को बंदी बना लिया और उसे निर्वासित करके उसकी बेगम जीतन महल के साथ रंगून भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? जिसको भेजा गया था। किसको भेजा गया था? बहादुर शाह को भेज दिया गया था। ठीक। उसके बाद क्या होता है देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया, यहाँ से फिर से एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है कि इस समय जो हडसन ने बहादुर शाह के रिश्तेदार मिर्जा इलाही वक्स की मदद से सम्राट को बंदी बना लिया। किसको? बहादुर शाह को इसने क्या किया? बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसे निर्वासित करके उसे मतलब देश निकाला दे दिया गया और उसकी बेगम जो थी जीतन महल के साथ उसे कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ठीक, वो रंगून चला गया। ये प्रश्न पूछा गया कि कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे? रंगून भेज दिया गया था। किसने भेजा था? हडसन द्वारा भेज दिया गया था। किसके द्वारा? हडसन द्वारा इनको भेज दिया गया था। ठीक।
जहां 7 नवंबर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। सम्राट के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को हडसन ने दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी। वक्त खां दिल्ली से लखनऊ चला गया, जहां संघर्ष करते हुए 13 मई 1859 को उसकी मृत्यु हो गई। मशहूर शायर मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में ही थे। उन्होंने लिखा कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। किसने लिखा था? मिर्जा गालिब ने लिखा कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। दिल्ली की यह आग शीघ्र ही पूरे देश में दावानल, दावानल जानते हैं ना, जैसे कि जंगल में आग जो लगती है उसे क्या कहते हैं, दावानल की भांति फैल गई। लखनऊ में 4 जून 1857 की अवध की बेगम हजरत महल, अवध की बेगम कौन थी? बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर, यहाँ से प्रश्न पूछा गया बिरजिस कादिर कौन थे, तो आप कहेंगे कि लखनऊ के जो ये थी, लखनऊ की जो महल की थी, लखनऊ में जो अवध की जो बेगम थी हजरत महल, उनका अल्पवयस्क पुत्र था बिरजिस कादिर, को नवाब घोषित करते हुए विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें अवध के किसान, जमींदार व सैनिकों ने उनकी सहायता की। अवध में किसने उनकी सहायता की? किसान, जमींदार और सैनिकों ने उनकी सहायता की। एक्चुअली में जब आप उत्तर प्रदेश विशेष का इतिहास पढ़ते हैं तो अवध से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, खास करके मेरठ और अवध से जुड़ी हुई घटनाक्रम बहुत पूछे जाते हैं। आप जब पेपर देने जाते हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर पूछा जाता है कि इलाहाबाद में किसने किया विद्रोह का संघर्ष, कानपुर में किसने किया, हम सबको बताएंगे एक एक करके। उसके बाद यहाँ पे किसने किया, ठीक है, फिरोज़ाबाद में किसने किया, मेरठ में किसने किया। तो इस तरह से सबके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए देते हैं। तो एक एक करके जब देखेंगे सब पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानिए बेगम हजरत महल जब विद्रोह करती हैं, यानी बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करती हैं, और जब विद्रोह करती हैं तो उनकी सहायता कौन कौन करते हैं? किसान करते हैं, जमींदार करते हैं और सैनिक करते हैं। ठीक, अवध की ब्रिटिश सेना विद्रोहियों का मुकाबला नहीं कर सकी। ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस ने यूरोपीय निवासियों और 2000 राजभक्त भारतीय सैनिकों के संग रेजिडेंसी में शरण ली। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर कर आग लगा दी, जिससे हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने घेरने वालों का प्रतिरोध किया, परंतु सफल नहीं हुआ। इसके बाद जनरल हेवलॉक व आउट्रम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, परंतु उन्हें भी असफलता हाथ लगी। बाद में नवंबर 1857 में नए मुख्य सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल भेजे गए, जिन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो लखनऊ को जीतने वाले का नाम क्या था? सर कॉलिन कैंपबेल, जिनका जो अवध पे विजय प्राप्त करता है उसका नाम क्या है? सर कॉलिन कैंपबेल, जो अवध लखनऊ यानी जो अवध का प्रांत है उस पर विजय प्राप्त करता है और फिर अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया और नेपाल चली गई। मौलवी अहमद उल्ला शाह, जिन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के लिए उत्तेजित किया था, गुरिल्ला युद्ध द्वारा संघर्ष जारी रखा, परंतु बाद में पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने विश्वासघात द्वारा उन्हें मरवा दिया। लखनऊ के पश्चात 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब धोतू पंत, जिसे कहा जाता था, उन्होंने किया। किसने किया? नाना साहेब ने किया। किसके पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, धोंदू पंत भी ने कहा जाता था, ने किया। इनकी सहायता तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां ने किया था। नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया गया। छावनी के कमांडर जनरल सर व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों को सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचाया जा सके। परंतु जब वे नावों पर चढ़कर इलाहाबाद के लिए रवाना हुए तो सती चौरा यानी सती चौंडा नामक गंगा तट पर उन्हें गोली मार दिया गया। इसी समय कुछ विद्रोहियों ने बीबीगढ़ नामक स्थान पर कैद अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड का उत्तरदायी नाना साहब को ठहराया गया, परंतु उनका कहना था कि यह घटना उनके जानकारी में नहीं घटी। इस संबंध में अंग्रेज महिला हॉर्टे स्टेट ने लिखा कि
इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहा जाए, परंतु वह इस हत्याकांड के लिए दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि नाना साहब ने स्वयं इस महिला व 108 दूसरे लोगों को विद्रोहियों से बचाया था। कानपुर के हैवलॉक के अधीन एक सेना भेजी गई और 20 जुलाई को जनरल नील भी कानपुर पहुंच गया तथा कानपुर पर अधिकार कर लिया। परंतु 27 नवंबर को ग्वालियर की सेना ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। अंततः 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक, नाना साहब भागकर नेपाल चले गए, जहां वे अंतिम श्वास तक अंग्रेजों से लड़ते रहे तथा तात्या टोपे झांसी की रानी से जा मिले। झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो गंगाधर राव की विधवा थी, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से रुष्ट थी। अतः उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कानपुर से तात्या टोपे भी रानी से जा मिले। रानी का कहना था कि मैं अपनी झांसी किसी कीमत पर नहीं दूंगी। झांसी के विद्रोह का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज को भेजा गया। ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। 8 दिनों तक रानी की वीरता से युद्ध किया, परंतु कुछ विश्वासघातियों की वजह से अंग्रेज सेना अंदर घुस गई। रानी सैनिक वेश में शत्रु सेना से बचकर कालपी पहुंच गई। वह ह्यूरोज से पराजित हुई, जहां से भागकर रानी ग्वालियर गई। ग्वालियर का जो राजा था राजा सिंधिया अंग्रेज का राजभक्त था, परंतु उसकी सेना ने रानी का साथ दिया, जिससे ग्वालियर पर रानी का अधिकार हो गया। अंग्रेजी सेना जो स्मिथ के नेतृत्व में लड़ रही थी, उसे रानी की वीरता के आगे पीछे हटना पड़ा, परंतु ह्यूरोज की सेना के आ जाने के बाद भी रानी अत्यंत वीरता से लड़ी और 17 जून 1858 को ग्वालियर दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हो गई। तात्या टोपे बच निकले और बाद में नेपाल चले गए, जहां अंग्रेज 1859 में सिंधिया के एक सामंत मान सिंह मारवाड़ के राजा ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने लिखा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई वीरगति को प्राप्त, यानी सोई हुई का मतलब क्या था, वीरगति को प्राप्त औरत अकेली मर्द है। ये बात किसने कही थी? ह्यूरोज ने कही थी। लखनऊ और कानपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी विद्रोह का प्रसार हुआ, जिसमें इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद में किसने विद्रोह का संघर्ष किया था? लियाकत अली के नेतृत्व में जून में प्रारंभ विद्रोह हुआ था। इसके आगे विद्रोह हुआ तथा इसी समय बनारस में भी विद्रोह सक्रिय हो गए, परंतु कर्नल नील द्वारा दोनों स्थानों पर विद्रोह को दबा दिया गया। इसी प्रकार फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने भी जून 1857 में विद्रोह की अगवानी की। उन्होंने विभिन्न धर्मानुयायियों को जिहाद के नाम पर एकत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला की कार्रवाइयों से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने उस पर 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित कर दिया था, फिर भी वो उसको जीवित ना पकड़ सके। जनरल रेनाल्ड ने 5 जून 1858 को विद्रोह को कुचल दिया और अहमदुल्ला को रुहेलखंड की सीमा पर पोबाया में गोली मार दी गई। बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला और शीघ्र ही समस्त रुहेलखंड विद्रोह की अग्नि में जल उठा, परंतु 1858 में विंसेंट आयर व कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया और बहादुर खां को फांसी दे दी गई। मंदसौर मध्य प्रदेश में मुगल घराने के शहजादे फिरोज शाह ने विद्रोह किया था। इसके आगे का अगला सेगमेंट आपको हम आगे बताएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ करके इसलिए सुनाया है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ देख लीजिए। जब एक बार इन सारी चीज़ों से आप अवगत हो जाएंगे, घटनाक्रम कैसे कैसे घटी है, डेट वाइज, समय वाइज, तारीख वाइज घटनाक्रम कैसे कैसे घटी है, एक मानचित्रण आपके मन में, आपके दिमाग में इसका मानचित्रण बनता चला गया। अब जब इसका वीडियो क्लास होगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि इलाहाबाद में कौन था, कानपुर में कौन था, बनारस में कौन था, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं बरेली में कौन था, ठीक, उनके साथ कैसी घटना घटी। तो ये जब वीडियो क्लास आप करेंगे तो सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट पे एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको एक कहानी की तरह, जैसे कहानी होती ना, स्टोरी आप सुनते थे बचपन में,
उस तरह से याद हो जाएगा। इसके तुरंत बाद आप करेंगे प्रैक्टिस पेपर, तो प्रैक्टिस पेपर जो प्रश्न आए हैं उसको कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। तो इसके बाद अगर आपके पास बुक नहीं तो आप बुक मार्केट से परचेज कर लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। अगर आपको ये चाहिए कि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो कमेंट आप जानते हैं जिस ग्रुप में आप हैं तो उस कमेंट करके बताएं, आपको हमें पीडीएफ आपके नंबर पे हम सेंड कर देंगे। आप इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप बुक मार्केट से परचेज कर लिए, बुक की ही लाइन है तो आप आराम से बुक से पढ़ सकते हैं। बस इसे एक बार कहानी की तरह पढ़ जाइए, सुन जाइए, फिर वीडियो क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मैं आपसे वादा भी कर रहा हूँ, आपको दावा भी दे रहा हूँ। आपको इतनी सरलता से, इतनी आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि हिस्ट्री की इतनी कठिन टॉपिक आपको इतनी आसानी से याद कैसे हो गई। तो इसी सब उद्देश्य विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।